Hi dear students, this is Srishthinath Chaudhary and I again welcome you all on my YouTube channel Your English Guru। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं और सेंटेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनता है ये उन्हीं वर्ड्स से बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि सेंटेंस पे, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन सभी का अलग अलग रोल होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, हमारे फैमिली में हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग रोल डिसाइडेड है। जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, तो ये सब जो है इन सब का अलग अलग रोल है। सब लोग अलग अलग रोल निभाते हैं। सिमिलरली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो स्कूल में हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल डिसाइडेड है। जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस बॉय, क्लर्क, तो ये सब जितने भी हैं सभी का अपना अपना रोल डिसाइडेड है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। सिमिलरली सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका भी अलग अलग रोल होता है और इसीलिए उनको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और ये इनकी संख्या कुल 8 है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर पे आता है नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। इनको हिंदी में, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण, फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया होता है बच्चों। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। देन कंजंक्शन। कंजंक्शन को योजक कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट वन इज नाउन, जिसको संज्ञा कहा जाता है। सेकेंड वन इज प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन उपसर्ग, कंजंक्शन योजक एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इसके अलावा फ्रेंड्स, टुडेज मॉडर्न ग्रामर में एक नया चीज़ जोड़ा गया है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आजकल के मॉडर्न ग्रामर मानते हैं। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के को लिमिट कर देता है उसके मीनिंग के रूप में। इसके अंतर्गत आता है ए, एन, द, इसके अलावा आपका ईच, सम, एवरी, ये सब जो है, दीज, दोज, ये सब डिटरमाइनर्स में आते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, हम ये ए एंड द को आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, और ये ईच सम एवरी दिस दैट दोज ये सब कुछ प्रोनाउन में पढ़ेंगे और कुछ एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको डिटरमाइनर्स अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी का डिफिनीशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज नाउन। बच्चों नाउन का मतलब संज्ञा होता है और इसका डेफिनेशन हम लोग बचपन से याद करते आए हैं। नाउन अर्थात जो जिससे किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान का बोध हो, ठीक है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सिंपल अगर हम एक लाइन में इसका डेफिनेशन समझें तो नाउन को सिर्फ नाम से समझिए। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका नाम आप जानते हो और या जिसको किसी को नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड नाउन। ध्यान रखिएगा, फैन नाउन है, कूलर नाउन है, फ्रीज नाउन है, इवन गंगा नाउन है, ग्वालियर नाउन है, मुरैना नाउन है। तो ये जितने भी नाम है, राम, सीता, हिमालय, ऑल द थिंग्स, जिस चीज़ को, जैसे इसका नाम क्या है पेन, ये भी एक नाउन है। इसका नाम क्या है बोर्ड, दिस इज ऑल्सो अ नाउन। तो जिस चीज़ का भी आप नाम दें वो दैट इज कॉल्ड नाउन। तो सीधा सा एक सिंपल सा डेफिनेशन इसका, द नेमिंग वर्ड्स are known as noun। इसी को बच्चों को जो रटवाया जाता है उसका डेफिनेशन कुछ यूं है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। सेकंड डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर्सन से तो किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी जगह का, और थिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप सोच सकते हो और जिनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। थिंग में जैसे कोई भी वस्तु जिसको हम टच करते हैं, देखते हैं, या फिर स्मेल करते हैं, या टेस्ट करते हैं, या फिर जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे किसी का गुण, मान लीजिए जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं ना ही इसको छू सकते हैं, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, तो वो भी थिंग के अंतर्गत। ये थिंग का मतलब यहाँ पे ब्रॉडर वे में यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। आइए बच्चों अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे राम, ग्वालियर, मिल्क, ऑनेस्टी। कोई सा भी नाम जो आप सोच सकते हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए, हिमालय हो गया, महाभारत हो गया, गंगा हो गया, किसी नदी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी पर्वत या पहाड़ का नाम, इवन कोई मटेरियल का नाम, जो भी आप ले सकते हैं, सब के सब नाउन है। तो इस तरह से हम इसको आगे एटसेट्रा लिख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अब बोलेंगे कि सर आप नाउन के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताए नहीं, टाइप्स बताए नहीं। तो ये टाइप्स वगैरह जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब इंडिविजुअली नाउन को पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले सबसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं एक एक करके, ताकि हमें वर्ड्स को पकड़ने में, किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को समझने में आसानी मिले। उसके बाद फिर हम इसको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले नाउन जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके डेफिनेशंस एंड इसके जो भी पार्ट्स हैं थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। आइए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन।
नाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस में वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब द वर्ड्स which are used in the place of noun is called pronoun। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है रोहित, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि रोहित एक बहुत अच्छा लड़का है, रोहित क्लास 6 में पढ़ता है, रोहित बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, रोहित क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, रोहित बहुत ब्रिलियंट है, रोहित के मम्मी पापा बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स बार बार हर एक सेंटेंस में मैंने रोहित बोला, रोहित रोहित रोहित। तो ये चीज़ें जो है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी क्लॉज को जो है उसकी खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। इसीलिए बार बार रोहित शब्द की बजाय यदि उसकी जगह पे हम वह यूज करें, जैसे रोहित एक अच्छा लड़का है, वह क्लास 6 में पढ़ता है, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, रोहित के मम्मी पापा बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ तो देखिए ये जो कहानी मैंने आपको बताई इसकी खूबसूरती बढ़ गई। तो इसीलिए जहाँ पे बार बार नाउन की यूज करना होता था उसकी जगह पे प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन, जैसे आई हो गया, आई मतलब मैं, ठीक है ना। जैसे मैं सृष्टिनाथ चौधरी, मैं बार बार यदि सृष्टिनाथ चौधरी ये करता है, सृष्टिनाथ चौधरी इंग्लिश पढ़ाता है, सृष्टिनाथ चौधरी आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाता है, तो बार बार बोलना ये उचित नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपना नाम लेकर के एक बार बोल दिया, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। आई के अलावा वी, ही, शी, इट, दिस, दीज आर नाउन। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे दीज आर प्रोनाउन, सॉरी, इसमें और भी बहुत सारे हैं जैसे सम, विच, वेयर, ये सब भी आते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, किसी चीज की गुण के बारे में बखान करना, उसके बारे में विस्तार से, उसके गुण के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। तो विशेषण का डेफिनेशन भी यही कहता है, ये कहता है कि द वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द वर्ड्स which describe the properties of or characteristics of any noun or pronoun is called एडजेक्टिव। मतलब वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, यदि मैं बोलूं कार, तो कार का मतलब एक कार है, वो तो सिंपल सी बात है, कोई सा भी कार। लेकिन यदि उसके आगे मैंने एक रेड लगा दिया, रेड कार, तो ये जो रेड है ये कार की विशेषता को बता रहा है। मतलब कार कैसा है, तो रेड है, ठीक है। जैसे कोई बॉय है, तो अगर मैं बॉय बोलूं तो सिंपल सा बॉय मतलब यहाँ पे उसकी विशेषता नहीं डिस्क्राइब हो रही है। लेकिन अगर उसके आगे मैं ऑनेस्ट लगा दूं, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, इसका मतलब कोई बॉय है जो ऑनेस्ट है, ये उसकी विशेषता को बता रहा है। सिमिलरली जैसे सॉर कर्ड,
मतलब दही कैसा है, खट्टा है। ब्रेव, ब्रेव सिपॉय मतलब सिपाही कैसा है, ब्रेव है। ओके, तो इस तरह से जो भी किसी चीज की विशेषता बतलाए, चाहे वो कलर हो सकता है, चाहे वो उसका गुण हो सकता है, चाहे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ भी हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। आई थिंक कि आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का क्या, क्रिया से अर्थ है यहाँ पे काम से, ठीक है ना। तो क्रिया क्या होता है, जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है ना, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग एनी एक्शन, दिस एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। द एक्शन performed by any noun or pronoun is called verb। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो इसमें राम काम क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर खाने का काम कर रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। जैसे हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का, तो ये जो खेलना वर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्ब। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का, तो पढ़ाना इज अ वर्ब। तो आई थिंक कि वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, वर्ब को पहचानने का सीधा सिंपल सा तरीका है, जिसके लास्ट में ना लगा रहे हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, सोना, धोना, उठना, बैठना, जितनी चीज़ें हैं जिसके लास्ट में ना लगा रहे उसको हम वर्ब मानते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पटना, पटना कोई वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, पटना एक जगह का नाम है और वो नाउन में आता है, ठीक है ना। सिमिलरली नाना, नाना जी जो होते हैं नाना, तो नाना एक रिलेशन है, वो भी नाउन है, वो कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है, पटना, नाना, इनके भी लास्ट में ना है, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जिसके लास्ट में ना है वो सबके सब वर्ब होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको वर्ब समझ में आया होगा। ये इनके टाइप्स भी होते हैं, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे जब हम एक एक करके पढ़ेंगे ग्रामर के पार्ट में, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके ध्यान रखिएगा। वर्ब मतलब जो एक्शन परफॉर्म होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन वर्ब एंड एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है यही जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। मेन वर्ब का मतलब एक्शन बीइंग परफॉर्म, एक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको। ये सिंपली क्या करता है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है। जैसे हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, रहेगा, रहेगी, गा, गे, गी, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, सेल बी, एटसेट्रा, जो भी है ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वर्ब के दो टाइप्स हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के और भी सब टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट जब हम वर्ब पढ़ेंगे स्पेशली, तब मैं आपको बताऊंगा कि और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अभी सिर्फ ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण।
ये वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब का या किसी विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। दीज आर द वर्ड्स which describe the properties of any verb or any adjective। ये किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के आगे लग करके उसकी विशेषता को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सीता इज अ ब्रेव गर्ल, सीता इज वेरी ब्रेव, ऐसा लिखते हैं ना, वेरी ब्रेव गर्ल, सीता इज अ वेरी ब्रेव गर्ल। ठीक है, सीता एक बहुत बहादुर लड़की है। देखिए ये जो ब्रेव है, सबसे पहले ये समझ लिए गर्ल के आगे यहाँ ब्रेव लगा, मतलब बहादुर लड़की। तो ये तो क्या है, एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा ब्रेव, क्योंकि ये लड़की की विशेषता बतला रहा है। और ये ब्रेव के आगे क्या लगा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, वेरी। ये जो वेरी है ना, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब, क्योंकि ये विशेषता जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, उसमें लग के और उसको खास बना दिया। सीता बहुत बहादुर लड़की है, सीता बहादुर लड़की है। अगर सीता सिर्फ हम ये बोलें कि सीता बहादुर लड़की है, देन बहादुर मीन्स ये जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन वेरी ब्रेव, ये जो वेरी आगे लग गया, दिस इज एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि आपको ये एडवर्ब समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई वर्क वेरी स्लोली, मैं बहुत धीमे काम करता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं वर्क कर रहा हूं ये स्लोली, ठीक है ना, ये वर्ब है। ठीक है, ये आई वर्क वेरी स्लोली, यहाँ पे ये वर्ब है। और ये वर्ब का विशेषता क्या बता रहा है, ये वेरी स्लोली, मतलब काम में बहुत धीमे कर रहा हूं। तो मेरे काम करने का जो वो विशेषता है ये वेरी स्लोली बता रहा है, दिस इज एडवर्ब। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। तो वेरी फास्ट मतलब वो दौड़ा, कैसा दौड़ा, तो बहुत तेज दौड़ा। तो ये जो बहुत तेज है ये इसके विशेषता बतला रहा है, उसके क्रिया की, मतलब दौड़ने की विशेषता बतला रहा है। तो जो भी विशेषता बतलाएगा किसी भी एडजेक्टिव का या किसी वर्ब का, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, काम करने की विशेषता मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी विशेषता बतलाना, या कोई एडजेक्टिव है तो उसका विशेषता। जैसे यदि मैं बोलूं ऐश्वर्या राय इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल मतलब वो ब्यूटीफुल की और विशेषता बतला रहा है। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। आई थिंक कि आपको ये एडवर्ब समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था उपसर्ग होता है। ये वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे लग के, ठीक है, उसकी किसी दूसरे वस्तु के संबंध में रिलेशन बतलाते हैं। मतलब दीज आर द वर्ड्स which tells us that where any noun or pronoun stands in related to other things. These are the words which tells us that where any noun or pronoun stands in relation to other.
इन रिलेशन, सॉरी नॉट रिलेटेड, इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कि वो दूसरे वस्तुओं की तुलना में उनसे उनका क्या संबंध है, कैसे से। जैसे ऐसे समझते हैं कि राम इज इन प्लेग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कहाँ पे है, तो प्लेग्राउंड में है, खेल के मैदान में है। तो ये जो इन है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ और भी बच्चे होंगे, वो सब बाहर होंगे या कहीं अपने घर में होंगे, लेकिन राम के बारे में बताया जा रहा है कि और बच्चों की तुलना में राम कहाँ पे है। तो राम कहाँ पे है, प्लेग्राउंड में है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा बता रहा है प्रीपोजिशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एप्पल इज ऑन द टेबल। एप्पल इज ऑन द टेबल। देखिए और भी फ्रूट्स होंगे, सारे फ्रूट्स कहीं ना कहीं रखे होंगे, लेकिन एप्पल कहाँ पे है, तो एप्पल और फ्रूट्स की तुलना में ये बताया जा रहा है कि एप्पल जो है वो टेबल पे है, इसीलिए इसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। ओके। जैसे फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। तो फैन मेरे सर के ऊपर घूम रहा है। तो सिर के ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि अन्य चीज़ों की तुलना में वो मेरे सिर के ऊपर है। तो ये चीज़ जो है, यही रिलेशन, दूसरे वस्तुओं के रिलेशन में कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आई थिंक कि आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। सो डोंट वरी, प्रीपोजिशन एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैं वर्ड मीनिंग्स बता रहा था तब। तो उसकी चिंता ना करें, मैं आपको आगे ग्रामर में पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन, जिसको योजक कहा जाता है। देखिए ये वे वर्ड्स होते हैं जो किसी दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। दीज आर द वर्ड्स which adds two words or two sentences। ये वैसे शब्द हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग चेस। राम और श्याम चेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंड है दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4 मतलब 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। तो यहाँ पे भी एंड जो है दिस इज कंजंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। वो तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन मिस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बट है, ठीक है ना, दिस इज कंजंक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, बट मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन को मिस कर गया, ठीक है ना। तो ये दो सेंटेंसेस को, यहाँ पे एंड दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ओके। कंजंक्शन जो है दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने का शब्द है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन इज द वर्ड्स विच यूज टू ऐड टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, इफ, बट, एंड, ये सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको कंजंक्शन समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन।
जैक्सन, इसको हिंदी में विषम्यादि बोधक बोलते हैं। विषम्यादि बोधक ये वे शब्द होते हैं जिससे हमें अचानक ऑल ऑफ सडन कोई फीलिंग आती है। जब मन में कोई सडन फीलिंग आए तो दोज आर कॉल्ड विषम्यादि बोधक इंटरजेक्शन। द वर्ड्स which gives a sudden feeling are called interjections। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ओह he fell down, ओह वह गिर गया। तो देखिए ये जो ओह है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। सिमिलरली अलास, हुर्रे, हुर्रे, ठीक है। ये दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। अलास मतलब हाय होता है, हाय मुझे चोट लग गई, आई गॉट हर्टेड। हुर्रे वी वन द मैच, ठीक है। तो सो दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसमें ये वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। और वर्ड्स को देख के हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वह किस कैटेगरी में या किस में क्लासिफाइड होगा, क्योंकि एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो आइए थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को हम, कि जब तक हम वर्ड को सेंटेंस में नहीं देखेंगे तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो क्या है, मतलब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में जाएगा। एक ही वर्ड्स अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, दे अराइव्ड soon after। एक दूसरा एग्जांपल है, they arrived after us, they arrived after us। तीसरा एग्जांपल है they arrived after we had left। अब देखिए तीनों में ये जो वर्ड आफ्टर है इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे है दे अराइव्ड सुन आफ्टर, ये सुन आफ्टर मतलब वो शीघ्र ही पहुंच गए। तो शीघ्र ही, यहाँ सुन आफ्टर मतलब शीघ्र ही, ये आने की विशेषता को बता रहा है। चूंकि ये वर्क की विशेषता को बता रहा है, मीन्स एक्शन की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए ये जो है यहाँ पे सुन आफ्टर इज एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे ये जो है अस से पहले आया है, इसीलिए ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिए, दे अराइव्ड वे पहुंचे, आफ्टर वी हैड लेफ्ट जब हम लोगों ने वहां से निकल गए तब वे पहुंचे। तो ये जो है किसका काम कर रहा है, दिस इज डूइंग एज द जॉब ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये आफ्टर जो वर्ड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो देखिए एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसीलिए कभी भी किसी वर्ड को हम ये डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। उसके लिए हमें उसको सेंटेंस का यूज देखना पड़ेगा। जिस सेंटेंस में वो जिस प्रकार से यूज हुआ होगा उसी तरीके से उसको हम क्लासिफाइड करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनके डेफिनेशन समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा ये आज का वीडियो समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ में बेल के भी बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।